बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम वो हम डिस्कस करेंगे। जो नर्व इम्पल्स थी वो रिड्यूस सिलेबस में हटा दी गई है तो बोर्ड के पेपर में नहीं आएगी, बट एप्टीट्यूड के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात की गई। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो सारी इंफॉर्मेशन सेंटर तक रिलाई करती है। अगर सेंटर से दूर यानी कि पेरीफ्री, हैंड्स तक, लिम्स तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो दूसरे नर्वस सिस्टम से जाती है, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है, एक जो सेंटर में पाया जाए, दूसरा जो सेंटर से दूर। अगर कोई भी चीज़ सेंटर से दूर होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेरीफ्री का। देखिए यहाँ पर ये ब्रेन है, ब्रेन के साथ यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, तो पूरा किसके अंदर है, सेंटर के अंदर सिस्टम पाया जा रहा है। उसके बाद ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो सेंटर से दूर, ये जो वायर्स जा रही है ना केबल्स की फॉर्म में, क्या होती है, सारी नर्व्स होती है। नर्व्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन अब तीन तरह के होते हैं, सेंसरी होता है, इंटर होता है और मोटर होता है। सेंसरी वो होता है जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है, और मोटर वो होता है जो रिस्पॉन्स लेकर आता है, मसल, लिम्स और ग्लैंड्स वगैरह को देता है। और इंटर न्यूरॉन क्या होता है, इंटीग्रेशन सेंटर होता है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, मोस्टली इंटर न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी भी होता है, मोटर भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। बाकी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम बताया गया दो तरह का, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आती है, नर्व्स आती हैं। तो नर्व्स दो तरह की होती हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर्स होते हैं, और स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर्स होते हैं। अब आगे यहाँ पे फर्दर डिवीजन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोनॉमिक, दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पहले देख लेते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जैसे हमारे स्केलेटल मसल जिस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं उसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या क्या आता है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी एफरेंट पाथवे होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है, मोटर वो है जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब जैसे मेरे हाथ पर कोई चीज़ टच करती है तो सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे, देन मोटर न्यूरॉन को रिस्पॉन्स मिलेगा कि वहाँ से फौरन हाथ हटा लो। तो कौन सा नर्वस सिस्टम था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम था जो कि वॉलेंटरी, जो मेरे कंट्रोल में है। तो मेरे कंट्रोल में कौन सा मसल आता है, स्केलेटल मसल आता है। अब मसल भी तीन तरह के होते हैं, एक होता है स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। जो स्केलेटल मसल है वो होता है वॉलेंटरी, यानी कि इंसान के अपने कंट्रोल में होता है, हम अपनी मर्जी से अपने हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं। अब दूसरा नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिसमें इंटरनल ग्लैंड्स और ऑर्गन्स आते हैं। इंटरनल ग्लैंड्स और ऑर्गन जैसे अब हार्ट, अच्छा हार्ट तो खैर उसमें आता है कार्डियक मसल में। स्मूथ मसल की पहले बात करते हैं, जीआईटी ट्रैक। जीआईटी ट्रैक के अंदर क्या आती है, एसोफिगस आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन। कभी हम उनको नहीं बोल सकते कि अब कॉन्ट्रैक्ट करो या अब रिलैक्स करो, वो अपनी मर्जी से ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको मैसेज मिलता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अब यहाँ पर दो हैं, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो तब एक्टिवेट होता है जब कोई इमरजेंसी स्टेट आ जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कौन सी स्टेट होती है, रिलैक्स वाली। जैसे अभी कोई इंसान रिलैक्स में आराम से अपने कमरे में बैठा है तो उसको कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, पैरासिम्पैथेटिक। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इन दो नर्वस सिस्टम की क्या खास बातें देख लेते हैं पहले। अब ये दो तरह के नर्वस सिस्टम है, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स स्टेट में एक्टिवेट रहता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इमरजेंसी केस कैसे, जैसे कोई खतरनाक चीज़ हमारे सामने आ जाए, जैसे कोई शेर आ जाए, तो उस दौरान क्या होगा, हमारी बॉडी का हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड वेसल का जो डायमीटर है मसल की तरफ वो क्या हो जाता है, मसल की तरफ जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो इसकी इंक्रीज हो जाता है। इंटेस्टाइन और स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह जो हमारी प्यूपिल ऑफ आई है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। अब ये सारे अपोजिट इसमें होंगे कि जैसे इसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज, जो मसल के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल हैं वो भी कैसी हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। स्किन और इंटेस्टाइन के पास क्या हो जाएंगी, वो फिर इंक्रीज हो जाती हैं, क्या हो जाएंगी यहाँ पर इंक्रीज, और प्यूपिल क्या हो जाएगी यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब ये देखते हैं कैसे, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई, जैसे
कोई शेर वगैरह आ गया, उस दौरान क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है ताकि हमारा जो हार्ट है वो जल्दी से ज़्यादा ब्लड पंप करे, ज़्यादा हमारे ऑर्गन और मसल तक पहुँचाए और हम उस सिचुएशन से फाइट कर सकें। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ताकि ब्लड जल्दी से फ्लो करे। ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज की जब अंदर ब्रेक डाउन होती है तो उससे क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। जब एटीपी मिलेगा तो यानी कि एनर्जी मिलेगी मसल को एनर्जी मिलेगी तो हमारे मसल आसानी से उस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। तो मसल की तरफ जो ब्लड वेजल है उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है ताकि मसल को ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मसल के पास जाता है, मसल में स्टोर ग्लूकोज टूटता है जिससे एटीपी बनता है, मसल को एनर्जी मिलती है। देन वो मसल उससे फाइट कर, मसल इसमें क्या फाइट करेंगे, हमारे भागने में ही काम आ सकते हैं। स्किन और इंटेस्टाइन का इसमें कोई रोल नहीं होता। इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन वगैरह हो रही है वो बाद में भी हो सकती है। अभी इस इमरजेंसी सिचुएशन में डाइजेशन का कोई रोल नहीं है और स्किन का भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर जो डायमीटर होता है ब्लड वेसल का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। और जो हमारी प्यूपिल ऑफ आई वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, वाइड हो जाती है ताकि ज़्यादा रोशनी हमारी आई के अंदर जाए, ज़्यादा हमें क्लियर दिखे और हम उस सिचुएशन से फाइट कर सकें। और ये सारे अपोजिट इफेक्ट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये दो तरह का नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों नर्वस सिस्टम क्या कहलाते हैं, ऑटोनॉमिक कहलाते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद ही होते हैं, हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे प्यूपिल ऑफ आई क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर हम अपनी आंखें झपकाते हैं तो कितनी देर तक उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। हमारा हार्ट खुद ही ब्लड पंप करता है, हमारे मसल जो है खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर। अच्छा, अब ये क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो खुद ब खुद अपने नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इनवॉलेंट्री कहते हैं, जिसके अंदर कौन से मसल आते हैं, स्मूथ मसल आते हैं और कार्डियक मसल आते हैं। जबकि इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक है। जबकि सोमैटिक, ये कौन सा नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक। एक और था सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर कौन से मसल आते थे, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, खुद ब खुद ही कंट्रोल हो रहे होते हैं नर्वस सिस्टम से, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये पूरी वही बात लिखी हुई है कि नर्वस सिस्टम दो तरह का, एक सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल की फर्दर दो डिवीजन है, ऑटोनॉमिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सोमैटिक वो नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में है। अब ऑटोनॉमिक की दो टाइप है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो जो इमरजेंसी सिचुएशन में आता है और पैरासिम्पैथेटिक जो रिलैक्स स्टेट में। अब सोमैटिक में दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी वो जो सेंसेशन लेकर जा रहा है और मोटर वो जो रिस्पॉन्स लेकर आता है ब्रेन से। अब यहाँ पर लिखा है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है किस तरह से प्रोटेक्ट होता है, उसके लिए कौन कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो सीएनएस की इज प्रोटेक्टेड इन 3 वे। सबसे पहले क्या होती है, बोन होती है। अब जैसे हम जा रहे हैं स्कल से कहाँ, मतलब ब्रेन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाते हैं, हेयर आते हैं। हेयर के बाद यहाँ पर क्या आता है, स्काल्प, स्किन आती है। स्किन के बाद यहाँ पर क्या आ जाती है, बोन। तो बोन की आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेरीऑस्टियम और अंदर वाली कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्टियम। तो एंडोऑस्टियम के बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाती है, 3 मेनिंजिस लेयर आती है। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्किन है, स्किन के बाद बोन आती है, बोन के बाद 3 मेनिंजिस लेयर आती है और फिर उन मेनिंजिस लेयर के बीच में एक फ्लूइड भी होता है जो क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज बोनी आर्मर, जिसका है स्कल है। स्कल किसके इर्द गिर्द होती है, ब्रेन के पास। तो ब्रेन को जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो कौन दे रहा है, स्कल। तो स्कल और क्रेनियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्कल जो होता है ना पूरे फेस की, इस पूरी फेस की पूरी बोन को हम स्कल कहते हैं। अगर सिर्फ ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है ना, जो ब्रेन के ऊपर जो हड्डी होती है, बोन होती है, उसको क्रेनियम कहा जाता है। अब जो क्रेनियम है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है। ये तो बोनी प्रोटेक्शन हो गई। अब बोनी प्रोटेक्शन के बाद क्या आती है, 3 लेयर आती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, उनको कहते हैं मेनिंजेस। अब आउटर लेयर का नाम है ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर को हम कहते हैं एराग्नाइड मैटर और इनर लेयर को कहा जाता है पाया मैटर। अब एराग्नाइड और पाया मैटर इन दो लेयर के बीच में, सेकेंड और थर्ड लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, लिम्फ लाइक होता है, जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो ब्रेन से निकला, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड से निकला, यानी कि ये फ्लूइड भी जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है और ये 3 मेनिंजेस लेयर भी स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है। बोन भी होती है बट बोन का नाम अलग है। जो ब्रेन पर है वो क्रेनियम है, जो स्पाइनल कॉर्ड पर है वो कौन सी है, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद तीनों मेनिंजेस लेयर ब्रेन पर भी है, स्पाइनल कॉर्ड पर भी है और देन वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन पर भी है और स्पाइनल कॉर्ड पर भी है। अब सीएसएफ का क्या काम है, ये क्वेश्चन प्रोवाइड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। जैसे देखो
अगर हम चलते हैं, कभी चप्पल पहन के चलें तो क्या होता है, हमें थोड़ा बहुत पेन होता है। अगर हम वैसे ही बंद शूज़ वगैरह पहन लें तो उससे क्या होती है, हमारी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, तो उससे ज़्यादा हम आसानी से चल पाते हैं। तो क्या कुशन प्रोवाइड हो रहा होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो रही होती है। तो इस तरह ये जो फ्लूइड है ना, ब्रेन को क्या करता है, कुशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये न्यूट्रिशन भी देता है। तीसरा, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर हो गया तो पहले तो स्किन है, देन क्या है, बोन है, देन मेनिंजेस के लेयर, फिर ये जो फ्लूइड होता है ना, बहुत लिम्फ लाइक होता है, इसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप कर जाते हैं, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। तो सीएसएफ के फंक्शन है, प्रोटेक्शन है, न्यूट्रिशन है। अब आ जाते हैं ब्रेन पर। ब्रेन क्या है, मेन कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर, शील्डेड, यानी कि उसको प्रोटेक्शन किसके जरिए किया गया है, क्रेनियम के जरिए। स्ट्रक्चर और जनरल डिजाइन जो होता है ह्यूमन ब्रेन का, वो सिमिलर होता है सारे एनिमल के ब्रेन से, बट जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, वो मोर डेवलप होता है। ह्यूमन ब्रेन का जो ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। वेट लिखा हुआ 1.4 kg या 3 पॉइंट वेट होता है। बॉडी वेट और सेक्स पर डिपेंड करता है कि कितना है। अब ब्रेन की डिवीजन देख लेते हैं, ब्रेन कैसे डिवाइड होता है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन की फर्दर आगे कोई डिवीजन नहीं, जबकि डायंसेफेलॉन के आगे फर्दर डिवीजन है, जो कि थैलेमस है और लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर 3 पार्ट आते हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस। इसी तरह हिंड ब्रेन के अंदर देख लो कितने पार्ट आ रहे हैं, 3, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स। ये 3 पार्ट्स की डिवीजन है ब्रेन की। अब फोर ब्रेन के भी फर्दर पार्ट हैं, हिंड ब्रेन के भी हैं, बट मिड ब्रेन के आगे फर्दर कोई डिवीजन है, क्लासिफिकेशन नहीं है। मिड ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ कर रखता है। टेलेंसेफेलॉन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का या फोर ब्रेन का, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट है वो टेलेंसेफेलॉन कहलाता है। अब टेलेंसेफेलॉन की फर्दर आगे डिवीजन नहीं, बट टेलेंसेफेलॉन के अंदर लोब्स होते हैं। फ्रंटल होता है, पेराइटल होता है, टेम्पोरल होता है और ऑक्सीपिटल लोब होता है। आइए इसको बुक से डिस्कस करते हैं। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 रीजन होते हैं, टेलेंसेफेलॉन होता है और डायंसेफेलॉन होता है। टेलेंसेफेलॉन के अंदर क्या पाया जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 होते हैं। जैसे अखरोट को तोड़ो तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इसी तरह ये इसका हाफ रीजन है, जिसको क्या कहा जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब आधा स्फीयर। सेरिब्रल का मतलब ब्रेन से रिलेट कर रहा है, तो आधा यहाँ होता है और आधा दूसरी साइड पर होता है, और ये आपस में क्या होता है, कनेक्ट होता है। जिसके जरिए कनेक्ट होता है उस टिश्यू को यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक टिश्यू है जिसके जरिए 2 ब्रेन के पार्ट आपस में कनेक्ट होते हैं टेलेंसेफेलॉन के। इसको कहा जाता है कॉर्पस कलोजम। कॉर्पस कलोजम क्या है, ये भी नर्व टिश्यूज होते हैं, नर्व एंडिंग एक्सॉन होते हैं, जो कि आपस में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखते हैं। इसीलिए कहते हैं जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका राइट ब्रेन वर्क कर रहा होता है, और जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन वर्क कर रहा होता है। तो लेफ्ट ब्रेन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेरिब्रम भी कहते हैं। क्या करता है, आपस में कैसे जुड़े हुए, कॉर्पस कलोजम के जरिए। कॉर्पस कलोजम क्या, लार्ज बैंड है एक्सॉन के। एक्सॉन क्या था, न्यूरॉन का पार्ट था। न्यूरॉन के पार्ट थे डेंड्राइट, सोमा और एक्सॉन। तो एक्सॉन के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं। ईच हेमिस्फीयर के अंदर कौन सा मैटर होता है, आउटर ग्रे मैटर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनर वाइट मैटर होता है। यानी कि क्या, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसका जो आउटर रीजन होता है वो ग्रे होता है और इनर रीजन जो होता है वो वाइट होता है। अब इसको सेरिब्रल क्यों कहा जा रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्यों कहा जा रहा है, इस वजह से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जो आउटर एरिया होता है वो ग्रे होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या काम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है। इसके अंदर क्या होता है, 10 से 50 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो इस थिन सरफेस लेयर के अंदर पैक हुए होते हैं। तो ये मेमोरी और इंटेलिजेंस से रिलेट करता है, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। अब मैंने कहा सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो टेलेंसेफेलॉन है, इसके जो है पार्ट्स नहीं होते, इसके लोब्स होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ह्यूमन की आई है, नोज वगैरह है, तो ये ह्यूमन का जो है बैक साइड का है। तो यहाँ पर जो लोब होते हैं इसको कहते हैं फ्रंटल लोब, ये होता है पेराइटल लोब, और पीछे की साइड जो लोब आ जाता है इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब, और यहाँ पर कान के पास एक लोब होता है, इसको कहा जाता है, यहाँ पर ये रहा, टेम्पोरल लोब। तो ये 4 लोब्स होते हैं ब्रेन के। टेलेंसेफेलॉन की ही अभी बात चल रही है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो सरफेस होती है ना, वो हाईली कॉन्वुलेटेड होती है। हाईली कॉन्वुलेटेड का मतलब है यूँ इस तरह से घूमी हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन की मेमोरी जो है इंक्रीज होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 रीजन है। एनाटॉमिकल एरिया, एनाटॉमिकल का मतलब होता है पोजीशन की वाइज। अब फ्रंटल लोब जो है हमारे आगे फोरहेड की साइड होता है, तो इस वजह से लिख दिया फ्रंटल। ऑक्सीपिटल पीछे की साइड होता है, बैक साइड पर, इसलिए रख दिया ऑक्सीपिटल। टेम्पोरल जो है कान के नीचे होता है, इस वजह से रखा है एक लोब।
और पैराइटल जो होता है ये ऊपर होता है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर, तो इसको नाम रख दिया यहाँ पर पैराइटल लोब। एक्टिविटी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की क्या होती है, दो एरिया होते हैं यहाँ पर। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन लिखे हैं यहाँ पर लिखा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 3 न्यूरॉन की प्रेजेंस है। सेंसरी है, एक ऐसा एरिया सेंसरी एरिया, एक वो एरिया जो एसोसिएशन एरिया, एक मोटर एरिया। सेंसरी एरिया के अंदर सेंसरी न्यूरॉन है, एसोसिएशन एरिया के अंदर इंटर न्यूरॉन है, और मोटर न्यूरॉन एरिया के अंदर मोटर न्यूरॉन। सेंसरी एरिया क्या करता है, ये वो एरिया है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, देन कहाँ से रिसीव करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से रिसीव करते हैं और ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। एसोसिएशन एरिया वो एरिया है जो हायर है मेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी। ये क्या करता है, इंटरप्रेट और एनालाइज दी इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। इसको जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से मिली वो इसको पढ़ता है, समझता है, जवाब तैयार करता है, देन बदले में रिस्पॉन्स दे देता है मोटर एरिया को। अब मोटर एरिया से कौन सा न्यूरॉन जा रहा होता है, मोटर न्यूरॉन। तो ये एरिया क्या कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है। तो ये 3 तरह के न्यूरॉन है और 3 तरह के एरिया है, सेंसरी है, एसोसिएशन है और मोटर एरिया। अब यहाँ पर लोब्स कितने, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। जैसे अब किसी को देखने के लिए, जैसे अब आइस से हमने कुछ देखा, आइस से, तो आइस के अंदर एक रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर। तो वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे सेंसरी एरिया से। फोटो रिसेप्टर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन वो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं, ब्रेन को दे रहे हैं। ब्रेन के कौन से पार्ट को देंगे, एसोसिएशन एरिया, वो उसको पढ़ेगा, समझेगा, जवाब तैयार करेगा, देन वो इसको इंटीग्रेट कर देगा मोटर एरिया से। फिर यहाँ से मोटर न्यूरॉन आएगा, देन वो आई को रिस्पॉन्स देगा कि उसको किस तरह से काम करना है। तो जैसे अगर ये एरिया है ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल लोब जो है ना ये विजन को कंट्रोल करता है, इसलिए कहते हैं कि सर के बैक साइड पर नहीं मारना चाहिए, वरना क्या है, आई साइड जा सकती है। अब ये टिलेनसिफेलॉन हो गया। टिलेनसिफेलॉन के 4 लोब थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और 3 एरिया थे, सेंसरी, एसोसिएटिव और मोटर एरिया। डायंसिफेलॉन के 2 पार्ट हैं, थैलेमस से और लिम्बिक सिस्टम है। थैलेमस क्या है, इंटीग्रेटिंग सेंटर है। इंटीग्रेटिंग का मतलब किसी चीज़ को जोड़कर रखता है। यहाँ लिखा हुआ है ये मेन इनपुट सेंटर है सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, सेरिब्रम तक जा रही है, तो सबसे पहले वो थैलेमस से गुजरते हुए जाती है, फिर थैलेमस उसको बताता है कि सेरिब्रम के किस लोब में जाना है, फ्रंटल में जाना है, पैराइटल में जाना है, टेम्पोरल में जाना है या ऑक्सीपिटल में जाना है। इनकमिंग इन्फॉर्मेशन जितने भी सेंसेस से आ रही होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है थैलेमस में, देन उसको जब ऊपर ब्रेन की तरफ भेजा जाता है इंटीग्रेट करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो जो है वो थैलेमस ही करता है कि किस लोब में जाना है इन सब में। जैसे आइस की इन्फॉर्मेशन होगी तो ऑक्सीपिटल लोब में जाएगी, मेमोरी की होगी तो फ्रंटल में जाएगी, तो इस तरह से इसके लोब्स डिवाइड है। अब आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम भी फोर ब्रेन का पार्ट है, डाइवर्स है बहुत ज़्यादा। थैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम के बीच में लोब प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एमिगडाला फीलिंग और इमोशन का, और हिप्पोकैम्पस क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करके रखता है। हिप्पोकैम्पस की शेप सी हॉर्स जैसी होती है, इस वजह से इसका नाम हिप्पोकैम्पस है। एमिगडाला की शेप एलमंड शेप होती है, इस वजह से इसका नाम एमिगडाला रखा गया है। हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत ज्यादा क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन, क्लस्टर कहते हैं गुच्छा, तो डिफरेंट तरह के डिफरेंट क्लस्टर होते हैं न्यूरॉन के, वो सारा गुच्छा पूरा बना हुआ हाइपोथैलेमस में होता है। इसमें अच्छा हाइपोथैलेमस ना 2 काम करता है, एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी इसका काम है, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये जैसे ये हाइपोथैलेमस है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है, कुछ वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। वो हार्मोन क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं, जैसे एडीएच और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या बनते हैं, 2 हार्मोन बनते हैं, जो कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस के अंदर 2 हार्मोन बनते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो हाइपोथैलेमस के अंदर कौन बनाता है, इसके अंदर सेल होते हैं, न्यूरो सीक्रेटरी सेल, यानी कि न्यूरॉन वाले सेल हैं, यानी कि कहाँ है, ब्रेन के अंदर सेल है। तो न्यूरॉन वाले जो सेल है वो कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर है। सीक्रेट, कोई चीज़ सीक्रेट करेंगे तो क्या सीक्रेट करते हैं, वो केमिकल, वो केमिकल का क्या नाम है, हार्मोन। तो वो हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, इस वजह से इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ही है। जो हार्मोन को रिलीज करते हैं और उसकी प्रोडक्शन कराते हैं, फिर वो न्यूरल कंडक्शन वगैरह होती है कि किस तरह से मैसेज को ट्रांसफर करना है। जैसे एडीएच और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस बनाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करा देते हैं, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज होता है, तो वो कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस कराता है ड्यूरिंग लेबर। हाइपोथैलेमस का मेजर जो नर्वस फंक्शन है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यानी कि कोऑर्डिनेशन करवाता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख का लगना, प्यास का लगना, वाटर को बैलेंस करता है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है, जो हमने यहाँ पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ये 2 आते थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस है।
इन एडिशन स्टिमुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस एलिक द इमोशन। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक एरिया भी हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, जैसे गुस्सा आना, खौफ का आना, खुशी का एहसास होना एंड सेक्सुअल अराउजल। उसके बाद है एमिगडाला। एमिगडाला क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है भाई, इन्वायरमेंट से जैसे उसको मैसेज मिल रहा है उसको कैसे रिएक्शन देगा, कैसे रिस्पॉन्स देगा, तो वो हमारा जो ब्रेन का पार्ट है वो एमिगडाला कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये बनाया गया एमिगडाला जो यूँ एलमंड की शेप में है, और ये जो बनाया गया इस तरह से, ये हिप्पोकैम्पस है, ये वाला जो है ये थैलेमस है, और यहाँ पर ये जो बनाया गया ये हाइपोथैलेमस है। अच्छा, और ये क्या फीलिंग को कंट्रोल करता है? इमोशंस ऑफ लोनर, यानी कि तनहा तनहा महसूस करवाता है, खौफ आना, गुस्सा आना और सेक्सुअल अराउजल। जैसे कुछ एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ये एमिगडाला ही है जो रिप्रोडक्शन करवाता है ताकि उनकी आगे नस्ल बढ़ सके। अगर एमिगडाला ही नहीं होता तो उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ सकती। हिप्पोकैम्पस का उसकी शेप की वजह से नाम है क्योंकि सीहॉर्स से रिजेंबल करता है। इसका काम क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करके रखना, जो मतलब कि ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है ना याद करने की, तो अब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर रहेगी। हिप्पोकैम्पस सब में होता है, फिर भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुई हुई है, क्या करें अब। शॉर्ट टर्म मेमोरी आप प्रोसीजर मेमोरी टाइप रिमेंबर ऑफ हाउ टू डू मोटर एक्ट। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या क्या आ जाता है? जैसे हमें कैसे चलना चाहिए। मोटर एक्ट्स में क्या आता है? जो रिस्पॉन्स आता है कैसे चलना है। ऑन द अदर हैंड आर नॉट मीडिएटेड बाय द हिप्पोकैम्पस। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को हिप्पोकैम्पस जो है रेगुलेट कर रहा होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ना, जैसे कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, तो ये जो है हिप्पोकैम्पस इसको कंट्रोल नहीं करता। द कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम आर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैम। तो इसको कौन मैनेज करता है? कॉर्टेक्स जो कि टेलेंसिफिलॉन है, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, और सेरिबेलम जो कि सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन कहलाता है ह्यूमन का, जो कि किसमें? हिंड ब्रेन के अंदर है। ये दो जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे अभी जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए तो स्कूल, कौन सी स्कूल में आपने पढ़ा था, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई। मिड ब्रेन इज अच्छा, मिड ब्रेन क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है ह्यूमन के अंदर। अच्छा, ये मिड ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है? रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन और ब्रेन स्टेम थोड़ी सी इंटरलिंक है। ब्रेन स्टेम और रेटिकुलर फॉर्मेशन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो पहले देखते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, ये ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या होता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना, और इसी ब्रेन स्टेम के अंदर पाई जाती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन भी वही एक ही चीज़ है, विच एक्सटेंड ऑल द वे फ्रॉम सेंट्रल कोर ऑफ द मेडुला थ्रू द पॉन्स, यानी कि मिड ब्रेन भी आ रहे हैं, मेडुला भी आ रहे हैं, पॉन्स भी आ रहे हैं। ब्रेन स्टेम के अंदर भी यही तीन चीज़ें आती हैं। द मिड ब्रेन एंड इन द लोअर रीजन ऑफ द फोर ब्रेन द रेटिकुलर फॉर्मेशन। अच्छा, रेटिकुलर फॉर्मेशन का फंक्शन क्या है? स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, अराउजल स्टिमुलेशन, सेक्सुअल अराउजल है अपॉन स्टिमुलेशन, इमोशंस, मसल की टोन और कुछ मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस वगैरह हैं जो कौन करवाता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसी तरह ब्रेन स्टेम के भी यही फंक्शन है। इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन सम इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन ये भी करवाते हैं, जैसे ब्रीथिंग और हार्ट बीट वगैरह। ह्यूमन के अंदर तीन डिस्टिंक्ट फेस होते हैं ब्रेन स्टेम के। मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे मैंने बताया, जिसको माइलेनसेफेलॉन कहते हैं, पॉन्स को मेटेनसेफेलॉन कहते हैं, और मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या है? बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट टिश्यू है, तो जिनके अंदर ब्रेन स्टेम काम कर रहा होता है, अगर कोई कोमा में चला जाओ, ब्रेन स्टेम काम कर रहा है, तो तब तक उसको जिंदा कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आ जाओ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट है, मेडुला है, पॉन्स है और सेरिबेलम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है। ऑटोनॉमिक वो फंक्शन जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी बॉडी उसे खुद कंट्रोल करती है, जैसे ब्रीथिंग रेट, हम ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकते। हार्ट रेट ना हम इंक्रीज़ करा सकते ना डिक्रीज। ब्लड प्रेशर है, खाने का निगलना। पॉन्स कहाँ पर होते हैं? मेडुला के ऊपर होता है। अब पॉन्स का क्या काम है? जैसे हमें कब सोना है और कब उठना है, तो ये जो हमारी स्लीप साइकिल है कौन मेंटेन करता है? पॉन्स मेंटेन करते हैं। यानी कि अब हमें पता है जैसे अलार्म ना भी बजे तो हम सुबह एक टाइम में उठ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अब हमें उठ जाना है। अब रात में एक टाइम ऐसा आता है कि हमें नींद आने लगती है, तो वो कौन करवा रहा होता है? पॉन्स। अब पॉन्स कितना होता है? छोटा सा होता है, मटर के दाने जितना होता है। और भी ये फंक्शन करता है जिसमें क्या है? ब्रीथिंग भी है। अब सेरिबेलम है। सेरिबेलम क्या है? ये भी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट कराता है, यानी कि ब्रेन से मैसेज आता है और हमारे मसल वगैरह क्या करते हैं? मूव करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है दो ऑर्गन्स का मिलके आपस में काम करना, ब्रेन और हमारे मसल का, यानी कि ब्रेन से मैसेज आएगा तभी तो हमारे स्केलेटल मसल मूव करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? हम कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट। सेरिबेलम क्या करते हैं? सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, पोजिशन ऑफ ज्वाइंट, लेंथ ऑफ मसल और इन्फॉर्मेशन ऑडिटरी एंड विजुअल सिस्टम से रिसीव करता है। देन उससे क्या करता है? इनपुट रिसीव करके फिर वो मोटर
मोटर पाथवे से मैसेज देता है, उनको बताता है कि किस तरह से आपको एक्शन परफॉर्म करना है। तो सेरिब्रम इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट और बैलेंस भी करवाता है। अब जैसे कोई इंसान खड़ा है, उसको थोड़ा सा मूव करना है, तो वो कौन करवा रहा होगा? सेरिबेलम ही करवाएगा। ब्रेन स्टेम हमने पढ़ लिया, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ब्रेन के सारे पार्ट थे, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पर इसका ये टीलेंसिफेलॉन है पूरा, ये क्या है? डायंसिफेलॉन है। उसके बाद ये जो नीचे छोटा सा पार्ट है, इसको कहते हैं हम सेरिबेलम। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट है, ये रहा मिड ब्रेन, ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे से क्या स्टार्ट हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को आपस में जोड़ने के लिए एक स्टेम बनाई गई है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पर भी इसके पार्ट है, ये कॉर्पस कलोजम था, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये जो है इसका ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पर ये टेम्पोरल लोब है। ये जो इसका पार्ट है ये सेरिबेलम है, ये पॉन्स, और इसको पूरा पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा को मिलाकर क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम। तो ये ब्रेन है, इसके सारे फंक्शन थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट थे, टीलेंसिफेलॉन और डायंसिफेलॉन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं था। हिंड ब्रेन के अंदर 3 डिवीजन थी, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। टीलेंसिफेलॉन लार्जेस्ट पार्ट है। टीलेंसिफेलॉन के 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, जो आपस में किससे जुड़ते हैं? कॉर्पस कलोजम से। डायंसिफेलॉन के 2 पार्ट हैं, थैलेमस है और लिम्बिक सिस्टम है। थैलेमस है और लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम के फर्दर 3 पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स। पॉन्स स्लीप साइकिल मेंटेन कराते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा वाइटल फंक्शन कराते हैं, यानी कि वो फंक्शन जो अगर हम परफॉर्म ना करें तो डेथ हो सकती है। जैसे कोई सांस ना ले तो उसकी डेथ हो सकती है, तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करवाते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, और इसमें हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। बाकी जो है, अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।